नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। इस विद्युत रसायन की हमारी 7 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी आज की हमारी जो क्लास है वो रहेगी 8 नंबर की क्लास, या अपन कह सकते हैं पार्ट 8। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता का मापन कैसे करते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि हमने विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता का प्रायोगिक सत्यापन देख लिया था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, यानी अपन कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आज की हमारी क्लास, इसी बेस पर रहेगी। यानी हम अध्ययन करेंगे चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। देखो, हमने विद्युत अपघटय पदार्थ पढ़े थे पिछले वीडियो में। विद्युत अपघटय पदार्थों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, उनके वियोजन होने की प्रवृत्ति के आधार पर। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय पदार्थ, विद्युत अपघटय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। एक तो दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय, और एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय। देखो, हमने दुर्बल विद्युत अपघटय के बारे में क्या कहा था कि वे विद्युत अपघटय जो विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, यानी जिनका पूर्णतया वियोजन या आयनन नहीं होता है, उनको हमने क्या कहा था, दुर्बल विद्युत अपघटय। और यदि इनकी तनुता बढ़ा दी जाए तो इनके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रबल विद्युत अपघटय हमने किसको कहा था, हमने कहा था कि वे विद्युत अपघटय जो विलयन में पूर्णतया प्रत्येक सांद्रता पर क्या रहते हैं, पूर्णतया वियोजित रहते हैं, उनको हमने कहा था प्रबल विद्युत अपघटय। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता, इस पर तनुता का क्या प्रभाव है। देखो, आप 2 बातें ध्यान में रखोगे। एक तो आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, यानी अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ आयन्स, ध्यान से समझना आप इस चीज को। दूसरी है आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आयनों के मध्य आकर्षण बल, आयनों के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब देखो, यानी चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता, इनमें इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। देखो, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आयनों की संख्या ज़्यादा है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर आयनों की संख्या ज़्यादा है और आयनों की गतिशीलता अधिक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आयनों के मध्य आकर्षण बल कम है, तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। और ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता के मान बढ़े जाएंगे। 2 बातें बताई मैंने। अब देखो, हम अलग अलग बात करते हैं। पहले दुर्बल विद्युत अपघटय, क्या कहा हमने कि वे विद्युत अपघटय जो विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर दुर्बल विद्युत अपघटयों की हम तनुता बढ़ाएंगे, तनुता का मतलब हम उनमें जल यानी पानी मिलाएंगे, तो तनुता बढ़ाने पर इनके वियोजन की मात्रा
बढ़ जाएगी, वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो वियोजन की मात्रा बढ़ी, इसका मतलब आयनों की संख्या बढ़ी और आयनों के मध्य आकर्षण बल भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी यहां पर दुर्बल विद्युत अपघटनों की तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ रही है और आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आकर्षण बल कम हो रहा है। अब आकर्षण बल कम हो गया यानी आयन दूर दूर हो गए, आयनों की गतिशीलता बढ़ गई, बात सीधी सी है। तो यानी यहां पर दोनों बातें लागू हो रही हैं। दुर्बल विद्युत अपघटनों की तनुता बढ़ाने पर उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो नंबर्स ऑफ आयन बढ़ेंगे यानी आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आयनों के मध्य का आकर्षण बल कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघटन पर तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है और आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आयनों के मध्य का आकर्षण बल घट जाता है। यह बात तो होती है दुर्बल विद्युत अपघटन में। अब आओ आप परबल में, देखो ये तो हर सांद्रता पर क्या होते हैं, पूर्णतया वियोजित। क्या होते हैं, पूर्णतया वियोजित। वियोजित कह सकते हैं, आयनित कह सकते हैं, वियोजित या आयनित। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम परबल विद्युत अपघटनों की तनुता बढ़ाएंगे तो इसका मतलब आयनन के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो आयनों के मध्य आकर्षण बल है, आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। अरे भाई तनुता बढ़ाएंगे तो जल के अणु आ जाएंगे यानी आयन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। आकर्षण बल कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि आयनों की गतिशीलता बढ़ गई यानी आयन क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए गति करने के लिए। तो देखो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि परबल विद्युत अपघटनों की तनुता बढ़ाने पर उसके आयनन पर तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आकर्षण बल घट जाने के कारण आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। और दुर्बल के ऊपर हमने क्या देखा कि दुर्बल विद्युत अपघटनों की तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है और आयनों के मध्य का आकर्षण बल घट जाता है। तो अपन निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि तनुता का ज्यादा इफेक्ट दुर्बल विद्युत अपघटनों पर होता है। क्या बताया मैंने कि तनुता का ज्यादा प्रभाव दुर्बल विद्युत अपघटनों पर होता है। परबल विद्युत अपघटनों पर तो केवल आकर्षण बल का मान कम होता है, क्योंकि वो तो हर सांद्रता पर क्या होते हैं, पूर्णतया यानी 100% क्या होते हैं, वियोजित या आयनित। इसलिए परबल विद्युत अपघटनों की अगर तनुता बढ़ाएंगे तो उनमें केवल आकर्षण बल का मान घटता है, यानी अपन कह सकते हैं कि आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। तो आप देखो ये बातें हमने समझ ली। अब दो बातें आप ध्यान में रखोगे, आयनों की संख्या और आयनों की गतिशीलता या आयनों के मध्य का आकर्षण बल। अब देखो अब हम बात करते हैं कि चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, और हम दोनों प्रकार के विद्युत अपघटनों के लिए ये प्रभाव देखेंगे, दुर्बल के लिए भी और परबल के लिए भी। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो पहले हम बात करेंगे चालकत्व पर तनुता का प्रभाव और फिर अपन चालकता लेंगे और उसके बाद में हम मोलर चालकता की बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव देखो चालकत्व क्या होता है, हमें पता है विद्युत अपघटन के विलयन में जितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका चालकत्व उतना ही अधिक होगा। तो देखो
चालकत्व पर तनुता का प्रभाव हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि चालकत्व तनुता बढ़ाने पर विलयन का चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा बढ़ती है और वियोजन के साथ साथ आयनों के मध्य का आकर्षण बल घटे जाता है, जिसकी वजह से चालकत्व का मान बढ़ जाता है। देखो अपन कह सकते हैं कि दुर्बल व प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघटयों के लिए, दोनों प्रकार के विद्युत अपघटयों के लिए तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने? दुर्बल व प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघटयों के लिए तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता है। कारण मैंने क्या बताया कि तनुता बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघटयों के वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, इसके साथ साथ आयनों के मध्य का आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप चालकत्व का मान बढ़ जाता है। यानी यहां पर अपन कह सकते हैं कि चालकत्व समानुपाती होता है तनुता के। बात सीधी सी है, यानी जितनी ज़्यादा तनुता होगी चालकत्व का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो चालकत्व पर तनुता का प्रभाव हमने देख लिया। आपको याद रखना है कि दुर्बल व प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघटयों के लिए तनुता बढ़ाएंगे तो उनके चालकत्व का मान बढ़ेगा, क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ती है और आयनों के मध्य का आकर्षण बल घटे जाता है, जिसके फलस्वरूप चालकत्व का मान बढ़े जाता है। तो पहला प्रभाव हमने देख लिया है, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। अब बात करते हैं चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता पर तनुता का प्रभाव देखो, चालकता की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यानी कप्पा की बात कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन कहेंगे कि दुर्बल व प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघटयों के लिए तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान कम होता है। क्या बताया मैंने? यानी हम कह सकते हैं दुर्बल व प्रबल दोनों प्रकार के अपघटयों के लिए, दोनों प्रकार के अपघटयों के लिए तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घट जाता है या घटता है। अब देखो चालकता का मान घटा क्यों? हमें पता है चालकता हम किसे कहते हैं? हम 1 ml विद्युत अपघटय के विलयन का जो चालकत्व होता है उसे ही हमने क्या कहा था? चालकता। तो सीधा सा कारण यही है कि अगर हम तनुता बढ़ाएंगे तो प्रति ml आयतन में आयनों की संख्या घटे जाती है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तनुता बढ़ाने पर प्रति ml आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण चालकता का मान
चालकता का मान घट जाता है, जिसके कारण चालकता का मान घट जाता है। क्या बताया? सिंपल। अरे भाई हमें पता है प्रति ml जो विलियन है उसका चालकत्व क्या कहलाता है? चालकता। और तनुता बढ़ाएंगे तो प्रति ml आयतन में आयनों की संख्या कम हो रही है, आयनों की संख्या कम हो रही है, तो सीधी सी बात है कि चालकता घट रही है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि तनुता हमने बढ़ाई और चालकता कम हो गई। बिल्कुल सही है, चालकता घटेगी, लेकिन तनुता बढ़ाने के अनुपात में चालकता नहीं घटती है। क्या बताया मैंने? यानी हमने तनुता बढ़ाई, चालकता घटी, लेकिन चालकता का मान कम घटता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम तनुता बढ़ा रहे हैं तो थोड़े बहुत आयनों का जो आयनों की संख्या है वो भी विलियन में बढ़ेगी। उसकी वजह से जितना चालकता का मान कम होना चाहिए उतना चालकता का मान कम नहीं हो पाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ओवरऑल एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूं, दुर्बल व प्रबल दोनों प्रकार के अपघटकों के लिए तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तनुता बढ़ाएंगे तो प्रति ml आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण चालकता का मान घट जाता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि जो चालकता है वो तनुता के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आप इस संबंध को ध्यान में रखोगे, चालकता व्युत्क्रमानुपाती तनुता। चालकत्व में हमने क्या कहा था कि चालकत्व समानुपाती होता है तनुता के, लेकिन चालकता यानी कप्पा ये तनुता के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने चालकत्व पर तनुता का प्रभाव देख लिया और चालकता पर तनुता का प्रभाव देख लिया। अब हम मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देखेंगे। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देखो, जैसा प्रभाव मोलर चालकता पर रहेगा ना वैसा प्रभाव ही तुल्यांकी चालकता पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देख रहे हैं। यानी अब हमारी हेडिंग रहेगी मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम लिखेंगे मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। अब देखो आप समझना इस चीज़ को। देखो हमें पता है मोलर चालकता हम किसे कहते हैं? लेमडा एम, जिसको हमने लेमडा एम से व्यक्त किया था। यानी हम कह सकते हैं कि एक मोल विद्युत अपघटय वाले विलियन, एक मोल विद्युत अपघटय वाले विलियन की जो चालकता है उसे ही हमने क्या कहा था? मोलर चालकता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एक मोल विद्युत अपघटय है, एक मोल विद्युत अपघटय वाले विलियन में, अब देखो इस विलियन की बात कर रहे हैं हम, यानी एक मोल विद्युत अपघटय वाले विलियन की चालकता को हमने क्या कहा था? मोलर चालकता। अब देखो अब हम तनुता बढ़ा रहे हैं, हम तनुता बढ़ा रहे हैं। तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? देखो आयनों के मध्य, आयनों के मध्य आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। अब आकर्षण बल का मान कम हो गया तो इसका मतलब आयनों की गतिशीलता बढ़ गई। आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। इसका मतलब
मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। क्या बताया मैंने, एक मोल विद्युत अपघटय वाले विलयन में तनुता बढ़ाने पर आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। अब देखो हम बात करते हैं दुर्बल की, कि दुर्बल विद्युत अपघटय वाले विलयन की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघटय वाले विलयन की तुलना में अधिक बढ़ती है। देखो बढ़ेगी दोनों की, लेकिन दुर्बल की अधिक क्यों बढ़ी, क्योंकि हमें पता है दुर्बल विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने पर उसके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, उसके साथ साथ आयनों के मध्य आकर्षण बल का मान भी कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटय वाले विलयन की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघटय वाले विलयन की तुलना में अधिक बढ़ती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो बढ़ गई, यानी हम कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने के साथ साथ दुर्बल विद्युत अपघटय में वियोजन की मात्रा बढ़ती है। हम तनुता बढ़ा रहे हैं और वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हमें पता है प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थों पूर्णतया हर सांद्रता पे क्या होते हैं, 100% वियोजित या 100% आयनित, ठीक है। यानी हम तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, और आयनों के मध्य आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल कम हो रहा है। देखो वियोजन की मात्रा बढ़ रही है यानी आयनों की संख्या बढ़ रही है, आयनों के मध्य आकर्षण बल घट रहा है यानी आयनों की गतिशीलता बढ़ रही है। तो ओवरऑल अपन ये कहेंगे कि मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए मोलर चालकता का मान प्रबल की तुलना में ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दुर्बल की वियोजन की मात्रा भी बढ़ने लगती है, ठीक है। अब देखो मान लो वियोजन पूर्ण हो गया, वियोजन पूर्ण हो गया, और वियोजन पूर्ण होने के बाद यदि हम तनुता को और अधिक बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उस स्थिति में मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया, ध्यान से समझना आप, वियोजन पूर्ण होने के बाद, वियोजन पूर्ण होने के बाद तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है, मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। अरे बात सीधी सी ये है, हमने तनुता बढ़ाई, वियोजन की मात्रा बढ़ी, तनुता और बढ़ाई, वियोजन की मात्रा बढ़ी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तनुता हम चाहे कितने भी बढ़ा ले लेकिन मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है। इस स्थिति में मोलर चालकता को, यानी अपन कह सकते हैं इस स्थिति में मोलर चालकता को, मोलर चालकता को क्या कहेंगे, अनंत तनुता पर, ध्यान में रखना इस वर्ड को, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको हम व्यक्त करते हैं लैम्डा एम अनंत से। इस स्थिति में मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी हमने क्या कहा लैम्डा एम अनंत,
या क्या कहेंगे, या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, और इसको लिखेंगे लैम्डा एम शून्य, या क्या कहेंगे, या मोलर चालकता का, या मोलर चालकता का सीमांत मान कहते हैं, मोलर चालकता का सीमांत मान कहते हैं, कहते हैं। देखो हमने क्या बताया कि वियोजन पूर्ण होने के बाद तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है, और इस स्थिति में मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता या लैम्डा एम अनंत, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता या लैम्डा एम शून्य, या मोलर चालकता का सीमांत मान कहते हैं। अरे बात सीधी सी ये है, हम तनुता बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता घट रही है, तनुता और बढ़ा रहे हैं, यानी जिस स्थिति पर तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है, इसका मतलब सांद्रता क्या हो गई, शून्य। इसलिए हम इसको शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता भी कह सकते हैं, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी कहते हैं, या फिर हम मोलर चालकता का सीमांत मान भी कह सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। वापस से मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आयनों के मध्य आकर्षण बल का मान घट जाता है, जिसके फलस्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनकी मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की तुलना में अधिक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ाने पर उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है। फिर हमने क्या कहा कि वियोजन पूर्ण होने के बाद हम अगर तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है, और इस स्थिति में मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता या मोलर चालकता का सीमांत मान कहते हैं। तो ये हमने मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देख लिया। अब देखो, मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को हम दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, वो भी आप ध्यान में रखोगे। ये तो हमने आयनों की गतिशीलता और जो वियोजन की मात्रा है उसके आधार पर समझा है। देखो हमें पता है मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 अपॉन या तो एम, भाई मोलर है तो एम, तुल्यांकी रहेगी तो एन। अब देखो ये क्या है, ये वी तो है, अरे ये वी तो है, यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा एम कप्पा इंटू वी। अब देखो आप, हमने तनुता बढ़ाई, अरे जल मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, इसका मतलब आयतन बढ़ेगा, बात सीधी सी है। जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आयतन का मान बढ़ता चला जाएगा। और ये क्या है, ये तो चालकता है। अभी हमने देखा है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान तो कम होता है, और हमने ये भी कहा कि चालकता का मान मतलब चालकता का मान तनुता के अनुपात में कम घटता है, यानी जितनी तनुता बढ़ाएंगे ना उनके अनुपात में चालकता का मान कम होता है, घटेगा लेकिन कम घटेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम लैम्डा एम की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि चालकता घट रही है और आयतन बढ़ रहा है, लेकिन आयतन के बढ़ने के अनुपात में चालकता कम घट रही है, चालकता कम घट रही है। ये ऐसे कह सकते हैं कि चालकता के घटने के अनुपात में आयतन क्या है, अधिक बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अपन कहेंगे कि लैम्डा एम का मान बढ़ जाता है, लैम्डा एम का मान बढ़ जाता है। तो हम यहाँ से भी मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को समझा सकते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या है, चालकता, वी क्या है, आयतन। तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, जितनी तनुता बढ़ाएंगे उतना आयतन बढ़ेगा, चालकता कम होगी लेकिन चालकता का मान कम घटता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल
कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो, अब इस मोलर चालकता से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे कोलराउस ने। किसने? कोलराउस ने। देखते हैं कि दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए मोलर चालकता पर कोलराउस ने कौन से प्रयोग किए थे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? कोलराउस के प्रयोग। देखो, नियम तो बाद में आएगा, कोलराउस का नियम, यानी सर्वप्रथम कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे, यानी कुछ आरेख बनाए थे। तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे? कोलराउस के प्रयोग। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी कोलराउस के प्रयोग। कोलराउस के प्रयोग, यानी हम इनको कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कोलराउस। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कोलराउस, कोलराउस के प्रयोग। अब देखो, हम देखते हैं कि कोलराउस ने कौन कौन से प्रयोग किए थे। मैं वापस से आपको बता रहा हूं, कोलराउस ने दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता और उनकी सांद्रता के मध्य आरेख बनाए थे, ठीक ना। कोलराउस के प्रयोग, यानी अपन ये कह सकते हैं कि कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता व उनकी सांद्रता के वर्गमूल के मध्य कुछ आरेख बनाए थे। तो पहले हम आरेख बना रहे हैं, कोलराउस के आरेख। देखो, आरेख कैसे बनाए थे, पहले आप आरेख को समझना। इधर तो मोलर चालकता, यानी अपन कह सकते हैं लेम्डा एम। क्या कह सकते हैं? लेम्डा एम। और इधर सांद्रता का वर्गमूल, यानी हम लिख सकते हैं रूट सी। ये लो। अब देखो आरेख कैसे बनाए थे, मैं आरेख बना रहा हूं पहले। ये देखो आप, ये जो आरेख हैं ये तो हैं प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं ये जो आरेख हैं ये तो हैं प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए। जैसे मान लो मैं यहां पे ले लूं HCl, KCl, Na2SO4, और ये हैं दुर्बल, जैसे CS3COOH या फिर NH4OH या फिर CS3COONH4, यानी ये हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। अब देखो आप, यहां पर क्या है, यहां पर सांद्रता शून्य है, यानी हम इसको कह सकते हैं शून्य सांद्रता। क्या कह सकते हैं? शून्य सांद्रता, या हम इसको बोल सकते हैं अनंत तनुता। अरे तनुता अनंत होगी, वहां पर क्या होगी? सांद्रता शून्य होगी। तो हम इसको या तो बोल सकते हैं शून्य सांद्रता या बोल सकते हैं अनंत तनुता। अनंत तनुता। अब देखो आप, देखो यहां पर अपन कह सकते हैं यहां पर क्या है? सांद्रता अधिक है, यहां पर सांद्रता अधिक है। अब जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तो अपन कह सकते हैं सांद्रता घट रही है।
सांद्रता घट रही है, और यहाँ पर आगे सांद्रता क्या होगी, शून्य, यानी तनुता अनंत और सांद्रता शून्य। तो देखो पहले बात करते हैं परबल विद्युत अपघटनों के लिए। देखो जैसे जैसे सांद्रता घट रही है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि तनुता बढ़ रही है, सांद्रता घटने पर यानी परबल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही जितनी दुर्बल के लिए बढ़ रही है। देखो आरेख क्या है, आरेख एक रेखीय आरेख है, एक रेखा के रूप में आरेख है, बढ़ तो रही है लेकिन दुर्बल की तुलना में कम बढ़ रही है। क्या, मोलर चालकता। अब देखो आप दुर्बल के लिए, जैसे ये CH3COOH है, देखो यानी अपन कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटनों की सांद्रता घटी तो मोलर चालकता का मान तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर देख सकते हो ये भी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि दुर्बल विद्युत अपघटनों में सांद्रता घटेगी या तनुता बढ़ेगी तो उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। इसी वजह से इनका आरेख मतलब इस प्रकार का प्राप्त होता है। समझ गए आप? परबल के लिए आरेख सरल रेखा के रूप में, दुर्बल के लिए आरेख, और फिर इसके समानांतर ये हो जाता है। ये आरेख ऐसे चलते रहते हैं। तो हमने क्या बताया, हम इस आरेख से कह सकते हैं कि परबल विद्युत अपघटनों की सांद्रता घटने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटनों की सांद्रता घटने पर मोलर चालकता का मान तेजी से बढ़ने लगता है। कारण मैंने क्या बताया कि दुर्बल विद्युत अपघटनों में जब सांद्रता घटेगी यानी तनुता बढ़ेगी तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी मोलर चालकता के मान बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कोलराउस ने 1875 में एक समीकरण दी थी जिसको हम बोलते हैं कोलराउस की समीकरण। ये तो कोलराउस का आरेख है। अब कोलराउस ने क्या दी थी, एक समीकरण, यानी हम कह सकते हैं कि 1875 में कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी थी। देखो समीकरण क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, समीकरण है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम अनंत माइनस b√c। इस समीकरण को हम बोलते हैं कोलराउस की समीकरण। क्या बोलते हैं? कोलराउस की समीकरण। कोलराउस की समीकरण क्या है? लेमडा एम, ये लेमडा एम है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम अनंत माइनस b√c। देखो इसको मैं थोड़ा हटा दूं, ये आपको पता हो गया है, ये परबल विद्युत अपघटन है। देखो लेमडा एम तो क्या है, मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी किसी दी गई सांद्रता पे मोलर चालकता, और लेमडा एम अनंत ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बी है स्थिरांक, क्या है? स्थिरांक, कांस्टेंट, और सी क्या है? सांद्रता। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, कोलराउस ने 1875 में एक समीकरण दी थी, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम अनंत माइनस b√c। यहां पर लेमडा एम तो क्या है? मोलर चालकता। लेमडा एम अनंत क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बी क्या है? स्थिरांक, और सी क्या है? सांद्रता। अब देखो इसके बाद में 1923 में ओनसेगर नामक वैज्ञानिक आया था, ओनसेगर,
और उसने इस समीकरण में थोड़ा संशोधन करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की और उसे हम बोलते हैं ऑन-सेगर समीकरण। तो इसको मैं हटा रहा हूं। हम कह सकते हैं कि 1923 में ऑन-सेगर नामक वैज्ञानिक ने कोलराउस की समीकरण में संशोधन करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की जिसे हम ऑन-सेगर समीकरण कहते हैं। देखो क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं ऑन-सेगर समीकरण। देखो क्या है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम अनंत माइनस 82.48 अपॉन dt की पावर 1/2 नीटा, फिर प्लस 8.20 इंटू 10, फिर अपॉन dt की पावर 1/3 और फिर यहाँ पे लेमडा एम अनंत और फिर रूट सी। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। देखो इस समीकरण को बोलते हैं ऑन-सेगर समीकरण। ऑन-सेगर नामक वैज्ञानिक ने दी थी 1923 में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑन-सेगर समीकरण। समीकरण क्या है, देखो आप, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम अनंत माइनस 82.48 अपॉन dt की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन dt की पावर 1/3 और फिर लेमडा एम अनंत और बार है रूट सी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो अपन देखते हैं। देखो लेमडा एम तो वही क्या है, मोलर चालकता है। लेमडा एम तो क्या है, मोलर चालकता। फिर लेमडा एम अनंत क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। फिर क्या है, डी यहाँ पे है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक। टी क्या है, परम ताप, यानी यहाँ पे तापमान केल्विन में लेंगे। और नीटा है विस्कासिता, जिसको हम श्यानता भी कहते हैं। और सी आपको पता ही है, सी क्या है, सांद्रता। सी क्या है, सांद्रता। लेमडा एम मोलर चालकता, लेमडा एम अनंत तनुता पर मोलर चालकता, डी पैरावैद्युतांक, टी परमताप, नीटा, इसको नीटा बोलेंगे, एन नहीं है, नीटा विस्कासिता, और सी यहाँ पे क्या है, सांद्रता। तो ये ऑन-सेगर इक्वेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो हमने कोलराउस के आरेख देख लिए। अब कोलराउस ने इन आरेखों से क्या निष्कर्ष निकाले, तो अब हम देखते हैं कोलराउस के प्रयोग के निष्कर्ष। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, कोलराउस के प्रयोग के निष्कर्ष। देखो हम निष्कर्ष इस आरेख से ही देखते हैं कि कोलराउस ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले अपने प्रयोग के द्वारा। देखते हैं अभी। देखो इस आरेख को देखने से हम पहला निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, यानी कोलराउस ने पहले निष्कर्ष के रूप में ये कहा कि वे विद्युत अपघटय जिनके लिए मोलर चालकता
व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य रेखीय आरेख प्राप्त होता है तो वे विद्युत अपघटय परबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। और यदि ऐसे विद्युत अपघटय जिनके लिए मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख अरेखीय प्राप्त होते हैं तो हम उन्हें दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। पहला निष्कर्ष कोलराउस ने यह निकाला। दूसरे निष्कर्ष के रूप में कोलराउस ने यह कहा कि हम परबल विद्युत अपघटयों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आरेख के बहिर्वेशन, देखो अगर मैं इस आरेख को बढ़ाऊं तो यहां पे जाके क्या हो गई, इस मोलर चालकता वाली अक्ष को टच कर गई और ये जो बिंदु है ये हम इसको बोलते हैं लेमडा एम अनंत। क्या है? लेमडा एम अनंत। अरे भाई लेमडा एम अनंत क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो कोलराउस ने क्या बताया कि परबल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे कोलराउस के नियम से। अभी आगे क्या आएगा? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। वहां पे हम देखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कैसे ज्ञात करते हैं। फिलहाल हम यही कहेंगे यहाँ पे कि दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात नहीं किया जा सकता। और एक निष्कर्ष के रूप में कोलराउस ने यह कहा था कि दुर्बल विद्युत अपघटयों की जो आयनन की मात्रा है एल्फा आयनन की मात्रा, वो हम दी गई तनुता पर मोलर सांद्रता व अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं इस आरेख को हटा रहा हूँ और इसके जो निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया है निष्कर्ष क्या हैं। 3 निष्कर्ष हैं और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यानी अपन कह सकते हैं कोलराउस के प्रयोग के निष्कर्ष। कोलराउस के नियम नहीं, प्रयोग। कोलराउस के प्रयोग, नियम तो आगे आएगा। प्रयोग के निष्कर्ष। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यदि मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख रेखीय प्राप्त हो रहा है, क्या कहेंगे? मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख कैसा आ रहा है? रेखीय आरेख आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? वह विद्युत अपघटय कैसा रहेगा? परबल विद्युत अपघटय। परबल विद्युत अपघटय। और यदि मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख कैसा आए? अरेखीय। कैसा?
अरेखीय तो वह दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाता है। ये कोलराउस के प्रयोग का पहला निष्कर्ष है। दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने ये कहा कि प्रबल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात किया जा सकता है। आरेख कौन सा? मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य जो आरेख बनाया था, उस आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया अच्छे से? तीसरा जो निष्कर्ष है वो ये था कि जो दुर्बल विद्युत अपघटय हैं उनकी जो आयनन की मात्रा है, वो आयनन की मात्रा दी गई तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो तीसरा निष्कर्ष था वो ये था कि जो आयनन की मात्रा है, आयनन की मात्रा बराबर हम लिख सकते हैं दी गई तनुता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके अनुपात के द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघटयों के आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखो आयनन की मात्रा को अल्फा से लिखते हैं और इसको मैं लिख दूं लेमडा एम अपॉन लेमडा एम अनंत। अब देखो यहाँ पे, यानी इस सूत्र के द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघटयों, यानी ये सूत्र लागू होगा दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए, दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए। देखो हम कह सकते हैं, बात सीधी सी है कि इस सूत्र के द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए आयनन की मात्रा यानी अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेमडा एम के दी गई तनुता पर मोलर चालकता, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता, और लेमडा एम अनंत क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ध्यान में ये रखना है आपको कि ये सूत्र केवल दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए ही लागू होता है, प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए ये सूत्र लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रबल विद्युत अपघटय तो हर सांद्रता पर पूर्णतया आयनित रहते हैं। कोई सी भी सांद्रता रहे, दी गई सांद्रता रहे, चाहे अनंत तनुता पर, तो अपन कहेंगे कि उसके लिए तो अल्फा का मान 1 आता है। क्या आता है? 1। यानी अगर इस सूत्र के बारे में हम कहें प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए, तो ये क्या है? ये केवल चालकताओं के अनुपात तो है। प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए इस सूत्र को हम क्या कहेंगे? चालकता का अनुपात। तो हम कह सकते हैं कि ये सूत्र दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए ही लागू होता है। तो देखो कोलराउस के प्रयोग के निष्कर्ष हमने क्या देखे, वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला निष्कर्ष हमने क्या देखा कि प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख बनाते हैं तो वो आरेख एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, यानी रेखीय आरेख, और दुर्बल के लिए अरेखीय आरेख प्राप्त होता है। दूसरा निष्कर्ष हमने ये कहा कि प्रबल विद्युत अपघटयों की
अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान है वो हम आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान आरेख के बहिर्वेशन से ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा निष्कर्ष हमने ये कहा कि दुर्बल विद्युत अपघटनों के जो आयनन की मात्रा है उसका निर्धारण भी हम कर सकते हैं किसी दी गई तनुता पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के द्वारा। और ये सूत्र परबल विद्युत अपघटनों के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि परबल विद्युत अपघटनों के लिए यह केवल चालकता अनुपात कहलाता है। तो आज के इस पाठ में हमने अध्ययन किया चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, और मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव से संबंधित कोलराउस ने जो प्रयोग किए थे, जो आरेख बनाया था, जो समीकरण दी थी, उसका भी हमने डिटेल से अध्ययन किया है। अब देखो, अभी तक कोलराउस का नियम नहीं है, कोलराउस का नियम अब आएगा। ये तो कोलराउस के प्रयोग थे, उसने प्रयोग किए, फिर निष्कर्ष निकाला और समीकरण प्रस्तुत की। इसी के साथ ही हमने जो ऑन-सेगर इक्वेशन थी उसका भी हमने अध्ययन कर लिया। तो अब हमारा जो अगला पार्ट होगा यानी पार्ट 9, उसमें हम लेंगे कोलराउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम, और उसके बाद हम देखेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा से इसको लगातार अपनी नोटबुक लेके उसमें आप लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने के बाद आप इसको याद भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से आज की जो क्लास है वो समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।